अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कूडोस टॉक्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्सेनल फैंस, जिनके साथ हम मिलके आर्सेनल के बारे में बात करेंगे, उनके अपकमिंग सीज़न और ट्रांसफ़र मार्केट के बारे में। तो गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आर्सेनल्स ट्रांसफ़र मार्केट। स्प्लेंडेड स्टार्ट आई मस्ट से। कैसा फील हो रहा है? इट्स अ वेरी अनलाइक आर्सेनल ट्रांसफ़र मार्केट। तो इज़ इट सरप्राइजिंग? व्हाट इज़ इट? हाउ डज इट फील लाइक? सरप्राइजिंग तो है, सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है फैंस के लिए, पर उससे ज़्यादा ना दिस इज समथिंग दैट द फैंस दे डिजर्व फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब से हम हाईबरी से आए हैं यहाँ पे, हमने कभी उसमें स्पेंडिंग नहीं की, कभी हमारी स्पेंडिंग नहीं हुई। हमने की भी, हमारी की साइनिंग्स आई हैं, बीच में एक दो आई होंगी, बट हमेशा एक पैटर्न होता था आर्सेनल का। मतलब आई माई सेल्फ वॉज वेरी मच कन्विंस्ड कि हम लोग ना मैक्सिमम डेक्लन राइस अभी साइन कर लेंगे और फिर हम पूरा 2 महीने आराम से चल करेगी आर्सेनल, जैसा हमेशा होता है कि 2 महीने आर्सेनल ने कोई साइनिंग और नहीं फिर की, कुछ लास्ट नहीं डे पे पैनिक किया। बाइज। लास्ट डे पे आगे ना एकदम से 2 प्लेयर्स आ गए कहीं से। बट इस दफ़ा के फर्स्ट टाइम था कि ये हमने एक प्री सीजन जाने से पहले हमने 3 साइनिंग्स अपनी, और वो 3 साइनिंग्स वो थी जो हम की प्लेयर्स हम लोग मिसिंग थे हमारी First choice थी हमारी हाँ, वैसे। फर्स्ट चॉइस टारगेट्स थे हमारे जो मिसिंग थे हमारी लास्ट सीजन की टीम में। हमने साइन किया और दिस इज समथिंग द फैंस डिड डिजर्व आफ्टर स्पेशली सीइंग विंडोज लाइक, जहाँ पे हमने पूरी विंडो में एक सिर्फ कीपर साइन किया, पीटर चेक साइन किया था हमने एक पूरी विंडो में। या फिर कभी हमें स्ट्राइकर की जरूरत थी, हमने स्ट्राइकर साइन नहीं किए। तो आई थिंक और मोस्टली जो हम पहले साइनिंग्स करते थे वो ये होता था कि लेट्स से फेब्रिगास चला गया है, नाजरी चला गया, तो बहुत बड़ा होल क्रिएट हो गया। अब यूथ टीम से कुछ प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने फिल किया, फिर क्रिटिसिज्म आया बहुत ज़्यादा। तो फिर आर्सेनल ने अपीज करने के लिए ना एक या दो प्लेयर्स ऐसे, जैसे वो आ गया, ओजिल आ गया, सांचेज आ गया, इस तरह रिप्लेस किए। मतलब दिस टाइम जो डिफरेंस ये है कि एग्जिस्टिंग स्क्वाड जो है उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। तो उसमें सिवाय ग्रैंड चाका के मेरे ख्याल अभी तक वो एग्जिट है। और हमने ग्रैंड शाका को भी वी डिड नॉट लेट हिम गो टिल द टाइम वी वर श्योर कि भाई डेक्लन राइस आ रहा है। बिल्कुल ऐसी वरना है। इससे पहले हमारा होता था हमारे प्लेयर्स चले जाते थे फिर हम आते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है कि इस ट्रांसफर विंडो का परचेसिंग इम्पोर्टेंट है हमारी जो हुई है, पर जो कोर रिटेन किया है ना हमने, Okay. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो काफी लोग ना मिस करते हैं जो इस चीज को। सलीबा, हाँ, साका, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि काफी लोग इस चीज को ना कंसिडर नहीं करते कि कितना इंपॉर्टेंट है कोर रिटेन जो किया है इट ना इज़ इंडीड, क्यों काफ़ी। आर्सेनल का आपको याद होगा शायद कि एक साल रह जाता था प्लेयर्स का, वैन पर्सी का भी, फैब्रिगास का भी सिचुएशन थी गालिबन, और इन सब की कि वो उनका लास्ट ईयर था और फिर दे नेगोशिएटेड ऑन देयर टर्म्स। तो आर्सेनल जो है ना, उसके बाद ये क्रिटिसिज्म था फैंस का कि आर्सेनल के ऊपर कि भाई आप क्यों नहीं सिक्योर करते अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं, उनको पहले से ही उनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं देते। तो ये फ़र्क आ गया कि साका, सलीबा, मार्टिनेली एंड रैम्सडेल, तो वही 4 सिक्योर हो गए हैं। तो ये प्लस पॉइंट है अदर देन द 3 साइनिंग्स। तो व्हाट आर द चेंजेस कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द सीन्स? कौन से ऐसे ऑफिशियल चेंजेस हैं या कौन सी ऐसे कुछ चेंजेस आप कह लें कि अब ऐसे हो रहा है जो कि पहले क्यों नहीं होता था ऐसे, अब ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक तो उसमें मेरे ख्याल जो मेन फैक्टर्स आते हैं इस चीज़ पर है कि हम लोग एक तो अरसे बाद एक तो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, विच इट सेल्फ इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अस। उसके ग्रुप स्टेजेस में खेलने से बहुत पैसे आ रहे हैं हमारे पास। फिर उसके अलावा चैंपियंस लीग खेल रहे हैं हम लोग इतनी देर बाद। फिर हम हाईब्री से एमिरेट्स पे आए थे, काफ़ी देर तो हम डेप्थ में ही रहे हैं अपने न्यू स्टेडियम की, उसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थी और क्या कुछ नहीं था। और फिर एक मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि आर्टेटा ने ना जो मैनेजर्स वगैरह है ना, अपने ओनर्स हैं सॉरी, उनको कन्विंस किया हुआ है इस टाइम कि भाई आई एम बिल्डिंग अ टीम, दिस टीम इज हियर टू विन, बेसिकली दे बिलीव इन व्हाट ही सेज। एंड जॉश, मेन चीज जॉश ने मतलब स्टैन जो हिमसेल्फ वाज नॉट रियली मच इंटरेस्टेड इन आर्सेनल एज, मतलब उसकी प्रॉपर्टी थी, बट ही वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। उसकी ज़्यादा अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर जॉश जब आया था, जॉश ने कहा भी था कि बहुत इंटरेस्ट है उसका आर्सेनल में। एंड जॉश रियली सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बोली थी जब उसने टेक ओवर किया था कि वी विल स्पेंड एंड यू विल सी अस स्पेंड एंड वी विल बी बैकिंग द मैनेजर एंड एवरीथिंग, एंड दे डिड। आई थिंक इस पे राइस की सिचुएशन देखा जाए तो काफ़ी क्रिटिसिज्म आता है कि लेट्स से आर्सेनल ने ओवर पे किया है। तो हिस्टोरिकली आर्सेनल जो है वो क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशंस में बिडिंग वॉर की सिचुएशन आती है तो बैकआउट कर जाती है। और ये एक स्टेटमेंट और इंटेंट शो किया है। तो ये
बेसिकली जॉश और जो मैनेजमेंट है, एडू, जॉश और आर्टेटा, उन्होंने बेसिकली दे हैव पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, और उन्होंने क्या कहते हैं फैंस को यकीन दिलाया कि वट एवर हैपेंड लास्ट सीजन जो हम वी फेल शॉर्ट, तो वो इट वाज नॉट जस्ट वन सीजन थिंग, और अगले सीजन भी आर्सेनल जो है वो बेसिकली टाइटल कंटेंडर्स हो गए. वी विल टच अपॉन लास्ट सीजन वेरी ब्रीफली. उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि ऑब्वियसली मैंने तो आज तक जितने भी आर्सेनल फैंस आई नो, ऑब्वियसली मैं जितने भी जिनसे भी बात की है, they always have been very pessimistic regarding the owners of the club, Kroenke, Stan Kroenke, और even Gazidis जो पहले आप लोगों का जो executive in place था. तो were you pessimistic कि जब जॉश ने ये सारी चीज़ें कहा, मतलब they will be active financially और ये वो? अच्छा, डैनियल उस टाइम was trying to take over the club, and मैं नहीं ख्याल उस टाइम कोई भी आर्सेनल फैन, तो बहुत कम होंगे, मैं आई डोंट नो एनी आर्सेनल फैन पर्सनली इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो उस टाइम नहीं चाहता था कि डैनियल आए. हर कोई वाज वांटिंग कि भाई स्टैन और जॉश वगैरह बेच दें और डैनियल आ जाए, क्यों डैनियल वाज सेइंग कि आई विल ब्रिंग बैक द क्लब टू इट्स बेट्स एंड एवरीथिंग. और डैनियल के जो थी उसमें साथ ऑनरी वगैरह जो एक्स प्लेयर्स थे वो इन्वॉल्व थे, सारे इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि सर को ये था कि स्टैन और जॉश जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस तरह क्लब में. तो उस टाइम तो हर कोई था यार, उस टाइम हर कोई नहीं था. तो अगर आज दोबारा ये सीन हो तो वुड यू वांट के ओनरशिप I think what अगर if we had the knowledge ना, मतलब obviously अगर हम experience करके आए तो फिर तो we won't, पर अगर अब वही बात है कि अगर हमें उस टाइम ना पता हो तो मैं ख्याल उस टाइम भी दोबारा उस सिचुएशन में जाऊँ विदाउट हैविंग द नॉलेज कि हाँ फ्यूचर में जॉश इन्वेस्ट करे, तो आई वुड स्टिल वांट कि डैनियल आ जाए. पर इफ आई नो कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर तो फिर ऑब्वियसली आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसा देखा है कि आर्सेनल दे आर नॉट गोइंग इनटू बिडिंग वॉर्स एनी मोर. पहले तो हमेशा से ही होता था, हमारी जनरेशन के लिए एक बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है रिगार्डिंग आर्सेनल कि जब लुइस सुआरेज लेना था एंड आर्सेनल वेंगर केम अप विद अ 40 million bid and 40 million and 1 quid. ठीक है, it was, I think it was meant for a Pepsi can या क्या, it was hilarious, let's be honest. मतलब मुझे याद है बैक इन स्कूल it was a very popular joke to run with Arsenal fans. तो उस ज़माने से और यहाँ तक आना कि securing big targets like Kai Havertz and Declan Rice, I think it is a big transition with regards to Arsenal's success in the future. अब लास्ट सीज़न को हम बहुत briefly touch करेंगे since नया सीज़न भी start होने वाला है. What do you think, keeping the transfers, keeping the transfer window in sight, what do you think, where did you fell short? मेरे ख्याल हम काफ़ी 2-3 मेन एस्पेक्ट्स इसमें थे ना हम फेल शॉर्ट किए थे. एक तो लास्ट सीजन हमारा स्क्वाड था ना, आई थिंक इट वाज द यंगेस्ट स्क्वाड एवरेज एज में, हमारा यंगेस्ट स्क्वाड था, सेकंड यंगेस्ट स्क्वाड था, आई डोंट नो फर्स्ट यंगेस्ट कौन सा था, पर हाँ हमारा सेकंड यंगेस्ट स्क्वाड था उस टाइम. और हम लोग उस टाइम उस टाइम नर्व शो होना स्टार्ट हो गई थी इन प्लेयर्स की, सारे इतना एक्सपीरियंस नहीं थे. कुछ गेम्स में नर्व शो हो गई, कुछ गेम्स में हम लोगों के अपना सलीबा हाँ एंड टाइम पे सलीबा की इंजरी आ गई, सलीबा वाज मिसिंग क्रूशियल टाइम. और वर्स्ट केस ये था कि सलीबा तो इंजर्ड हुआ साथ हमारे टोमियासू भी इंजर्ड हो गया बिल्कुल. और वही हमारा स्क्वाड थोड़ा सा डिप्लीटेड था फॉर अ टाइटल चैलेंज. हमारा स्क्वाड की डेप्थ नहीं थी इतनी, जो सिटी के पास डेप्थ थी वो शायद हमारे पास नहीं थी. इनएक्सपीरियंस वाली बात है. गैरी नेवल को हम अगर कहें, उसने कहा था कि व्हेन द लास्ट 10 games come तो सिटी हैव द एक्सपीरियंस और आर्सेनल दे विल स्टार्ट टू फील वीक इन द नीज. ये उसने कहा था बैक इन जनवरी समवेयर इन, इसमें उसको बहुत ज़्यादा आर्सेनल फैन से हेट मिला था. लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक, जो कि सही बात थी. और आई थिंक सबकी फॉर्म रिग्रेस की थी, इंक्लूडिंग हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स थे साका एंड ओडेगार्ड की थोड़ी सही रही थी, और साका, थॉमस पार्टे, सबकी फॉर्म एट द एंड ऑफ द सीजन बहुत रिग्रेस की थी. और मुझे लगता है कि लास्ट जो एंड वाला पीरियड था ना, उसमें एक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था आर्सेनल और सिटी में, आर्सेनल वर स्केयर्ड ऑफ द बॉल, दे डिडंट वांट टू लूज द बॉल. ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेक है कि वो आर्सेनल बहुत टिमिड होके खेल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गए थे. ठीक है, वर्टिकल खेलने की बजाय, और दे जस्ट वांटेड टू कीप द बॉल. ठीक है, तो लास्ट 10 games में ये उन्होंने शो किया है. और वो एक वनरेबिलिटी इस तरह शो होगी उनकी, जिस पे कैश किया है मेरा ख्याल टीम ने.
और इसमें फिर आगे सलीबा फैक्टर भी आ जाता है कि वो मिसिंग था. I think कि talking to Arsenal fans before the January transfer window, I was saying कि यार खुदा के लिए सलीबा की बैकअप ले लो. जनवरी की अगर विंडो आपके पास आ रही है ना and you are top of the league at Christmas, you have to strengthen. तो you have to buy Saliba's backup, क्योंकि मेरे ख्याल से Arsenal have never had a good centre back. Koscielny was a good centre back, was never elite level centre back, लेकिन Saliba has that potential कि वो top 10 centre backs of the world में जा सकते हैं. और अगर आपके पास इतना और obviously Arsenal के injury scares भी बहुत रहे हैं. Defensive end of the season तो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं. तो you had to buy a Saliba replacement. So मेरा जो एक scare था वो ये था कि सलीबा के अलावा साका, ये दो प्लेयर्स थे जो मुझे था कि आर्सेनल के पास इनका कवर नहीं है. एंड इफ दे गेट इंजर्ड, और पार्टे भी टू समवट हमने उसको जॉर्जिनियो ले लिया था, तो जॉर्जिनियो वहाँ पे वो कवर हो गया था. एक सलीबा और एक पार्टे थे जो कि मेरा ख्याल है मेन दो प्लेयर्स थे जो आर्सेनल को करना चाहिए. और नेक्स्ट सीजन मुझे लगता है कि अगर पोजीशन आर्सेनल को एक और स्ट्रेंथन करनी है या बैकअप जिसके लिए लेके आना है, वो साका की पोजीशन है अभी भी, जिसमें रूम है इम्प्रूवमेंट का. ओके और वही बात है कि अगर उस जॉर्जिनियो वाज़न्ट अ बैड साइनिंग. उस टाइम काफ़ी आर्सेनल फैंस हो गए थे कि हम पूरा विंडो कैसेडो के साथ लिंक थे, और फिर एंड पे आ गया कैसे हम कैसेडो बाई नहीं कर रहे क्योंकि ब्राइटन आर विलिंग टू सेल हिम, तो एंड टाइम पे जॉर्जिनियो बाई कर रहे हैं. तो उस टाइम काफ़ी मेल्ट डाउन हुआ था आर्सेनल फैंस का. मैं तो खुद जब उठा था ना, आई सॉ द न्यूज़ कि भाई जॉर्जिनियो इज़ द वन ऑन टॉप प्रायोरिटी इस टाइम आर्सेनल की लिस्ट पे. तो आई वाज लाइक कि नहीं यार जॉर्जिनियो क्यों इतने हो रहे हैं. एंड आई स्टिल फील कि जॉर्जिनियो बुरा नहीं था, बट अगर हम कैसेडो कर लेते हैं ना तो आई थिंक ही माइट हैव पुश्ड अस फॉर द लीग. फॉर दैट सीजन बोथ जॉर्जिनियो और ट्रोसार्ड बेहतर साबित हुए हैं, मतलब बीइंग सेकंड चॉइसेस. मुड्रिक जो था वो अभी ही हैज टू अडैप्ट टू द प्रीमियर लीग, और ट्रोसार्ड हिट द ग्राउंड रनिंग. उस सीन में तो बहुत बेहतर ट्रोसार्ड ने बहुत फायदा दिया. पर कैसेडो की साइनिंग मुझे लगता है हमें मदद कर सकती थी ना, वो इस सीन में कर सकती थी. आई हैव सीन के कैसेडो ने काफी मैचेस ब्राइटन के लिए राइट बैक भी खेले. हाँ, बहुत अच्छा दे रहा है. तो he could have just shifted to right back and we could have used White as a centre back. Exactly. And that would have helped us a lot. Exactly. और हमें वो चीज़ बहुत हिट की कि होल्डिंग के साथ हमें 3-4 मैचेस खेलने पड़े as a centre back. Especially at Man City. Man City Haaland के against holding. We were never expected to win the Man City match. For honest, मतलब हम उस मैच में हमेशा गए थे as underdogs कि भाई अगर जीत सकती है आर्सेनल वहाँ पे जाके. And जब हमारा टफ रन आने वाला था ना, the matches we were expected to lose. we were कि शायद लिवरपूल से हम शायद हार जाएं क्योंकि एनफील्ड पे था, न्यूकासल से शायद हार जाएं, सिटी से हार जाएं. हम ब्राइटन से थोड़ा मुझे याद है सारे आर्सेनल फैन कैलकुलेट कर रहे थे यार कि अच्छा हम 3 मैचेस हार भी जाएंगे ना, तो फिर भी हम 2 पॉइंट से जीत सकते हैं. इस तरह का सिचुएशन पर हुआ उसका उल्टा कि हम वो मैचेस साउथहैम्पटन से ड्रॉ किया, लिवरपूल से ड्रॉ किया, वेस्ट हैम से ड्रॉ किया, और सारे मैचेस हमने ड्रॉ किए विनिंग पोजीशन से. बिल्कुल लिवरपूल वाला और वेस्ट हैम वाला दोनों हम 2-0 अप से हमने दोनों मैच ड्रॉप किए. और अगर उन मैचेस में सेट होता ना तो हमें काफी मदद मिल सकती थी. नॉट ओनली कि अगर वो राइट बैक आ जाता, मैं ख्याल लिवरपूल वाले मैच भी, वेस्ट हैम भी, बहुत मैचेस भी वेंट 2-0 अप एंड और मिडफील्ड गॉट बुलीड. हमारी मिडफील्ड में फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी. पार्टी वाज नोवेयर टू बी सीन. पार्टी को मतलब प्लेयर्स वर ग्लाइडिंग अराउंड हिम. और कैसेडो का ये बहुत उस टाइम कैसेडो राइस दोनों उस टाइप की एक प्रोफाइल होती है ना हमारी टीम में उस टाइम, तो दैट कुड हैव हेल्प्ड अस. तो आपको ये लगता है कि ट्रांसफर विंडो की वजह से ही यू फेल शॉर्ट? आई थिंक हाँ, एक तरह से. अब देखें ना, दिस ट्रांसफर विंडो इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द लास्ट वन, कि उसमें हमने तीनों अपने मेजर टारगेट्स मिस किए थे. और क्या कहते हैं, इस दफा हमने तीनों कौन से? फेलिक्स, उसके बाद मुड्रिक और उसके बाद कैसेडो. ठीक है, और तीनों हम जो है हम उतना बड नहीं किया था जितना मांग रही थी अगली टीम. और तीनों चेल्सी नहीं तीनों और अब शायद तीसरा भी चेल्सी चला जाए. तो खैर एनीवे, हाँ, वो ये चीज़ इम्पैक्ट प्लेयर्स को भी करती है, स्क्वाड प्लेयर्स को, कि आपकी टीम कितना इंटेंट शो कर रही है ट्रांसफर मार्केट में. और ट्रांसफर विंडो, अच्छा उस टाइम ट्रांसफर विंडो अगर सलीबा ना इंजर्ड होता, टोमियासु ना इंजर्ड होता, तो आई थिंक वी माइट जस्ट हैव पुश्ड इट एंड हम ले जाते हैं एंड तक, सीजन जीत जाते, लीग भी ओवर द लाइन ले जाते हैं. तो वही बात है कि हाँ, ट्रांसफर विंडो को भी उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं. और उसके लिए हम 1-2 चीज़ें और मैं ब्लेम करूंगा. एक आर्टेटा की एक गलती थी उस पूरे सीजन में, वो मैं ख्याल ये थी कि उसने कीवियोर को बहुत लेट ब्रेक थ्रू दिया.
आई वॉज वेरी मच सपोर्टिंग हिम जब वो उसको ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सीजन के एंड के 5-6 मैचेस थे एंड बहुत प्रेशर था, तो आई वॉज लाइक यार ठीक है, वो नहीं चाह रहा कि मैं एक बच्चे को फील्ड में फेंकूँ। और वो उस टाइम उस पर प्रेशर आया, कोई बुरा परफॉर्म करे, फिर हमारे फैंस, हमें पता है फुटबॉल फैंस कितने वो होते हैं, वो तो अगर आप एक मैच जीत रहे हो तो दे आर सपोर्टिंग यू, अगर आप हार रहे हो तो आपको उतनी गालियाँ आ रही हैं उधर से। टॉकिंग अबाउट कीवियर, मुझे ये देन अगेन आई वाज टॉकिंग टू एन आर्सेनल फैन बिफोर क्रिसमस, और मैं उसे ये कह रहा था कि यार यू आर एट द टॉप ऑफ द लीग, यूरोपा लीग खेल रहे हो, जाने दो भाड़ में जाए यूरोपा लीग, डोंट गिव इट योर ऑल। मिकेल आर्टेटा शुड हैव बीन, और वहीं पे सलीबा इंजर्ड हुआ है। एग्जैक्टली, मैं ये कहता ये दूसरी पहली गलती आर्टेटा की ये थी, दूसरी गलती जो उसकी थी ना, फर्स्ट लेग में आर्टेटा डिडंट टेक स्पोर्टिंग सीरियसली, उसने एक सेकंड टीम खिलाई एंड वो हमने पर उसमें हमने गलतियां की और वो ड्रॉ गया। अब आई वाज 100% फर्स्ट लेग में इंजर हुआ था सलीबा, सेकंड में हुआ था। सेकंड लेग आई वाज 100% एक्सपेक्टिंग कि यार आर्टेटा दोबारा उसी टीम के साथ जाएगा, ही वोंट प्ले सलीबा एंड शायद कीवियर खिला ले, होल्डिंग खिला ले, पर सेकंड लेग में आर्टेटा जस्ट वांटेड कि लाइक यार मैं स्टार्ट करता हूं जरा बड़ी टीम से, एक दो गोल मारूंगा और सब कर दूंगा, बट इट डिडंट वर्क आउट। सलीबा इंजर्ड हो गया, टोमियासू इंजर्ड हो गया, उसी मैच में इंजर्ड हो गए। और मतलब मुझे याद है, मैं तो अभी तक कहता हूँ उससे 1 या 2 दिन पहले यार वो टैंग हैंक ने कहा था कि यार आर्सेनल के तो प्लेयर्स ही इंजर्ड नहीं होते। बिल्कुल। और अगले 2 दिन बाद ही हमारे 2 मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, जिसने हमारा सीजन बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया। कि हमारा राइट बैक इंजर्ड होने का हमें नुकसान ये हुआ कि हम वाइट को भी सेंटर बैक नहीं खिला सकते थे, क्योंकि हमारे पास राइट बैक था ही नहीं, सेड्रिक लोन पे था और कोई राइट बैक था नहीं हमारे पास। तो उस चीज़ को भी इसी विंडो में सबसे पहले जो आर्सेनल ने टैकल किया ना, इन चीज़ों को ही टैकल किया आर्सेनल ने, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। कि उन्होंने उन्हीं सारी जो वीकनेसेस थी ना, कि राइट बैक नहीं है आपके पास एक सेंटर मिड नहीं है अच्छा, और एक और चीज़ थी, हमारा प्लान बी नहीं था। डू यू थिंक प्लान बी ना होना आर्टेटा की वजह से नहीं होता था, या it was more due to the squad depth? It was more due to the squad depth, क्योंकि उस टाइम देखें तो हमारे पास कोई फिजिकल प्लेयर नहीं था इन द टीम। हमारा टीम में सबसे फिजिकल प्लेयर कौन था, मेरे ख्याल पार्टे था, फिजिकल सलीबा था, सलीबा थे, मतलब इन स्ट्राइकर की बात कर रहा हूँ मैं। स्ट्राइकर में हमारे पास जीसस था, ट्रोसार्ड था, एनकेटिया था, साका थोड़ा बहुत समवॉट फिजिकल है। फिजिकल्स में मतलब है कि प्लेयर प्लान भी तो यही होता है ना आपका फुटबॉल टीम में। यार जैसे यूनाइटेड करती थी, फिलेनी को बॉल फेंको, हां फिलेनी को बॉल फेंको, या तो वो खुद हेडर मार देगा या फिर ही विल जस्ट कुशन द बॉल फॉर समवन टू स्ट्राइक, एंड वी डिडंट हैव दैट। और देखा जाए तो सिटी के पास था कि वो हालैंड था, वो आगे को फेंक देते थे। उनका प्लान ए भी वो था, प्लान बी भी होता सिटी का। था प्लान बी उनका अल्वारेज था, जबकि उल्टा अगर हालैंड नहीं चल रहा तो अल्वारेज को ले आओ। और हमारा ये मसला था, एनकेटिया की थोड़ी फॉर्म ड्रॉप हो गई थी, इंजर्ड भी हो गया। फिर उसके बाद हम मैचेस थे, न्यूकासल मैचेस थे इस टाइम पे, जहाँ पे मिड ब्लॉक हमारे खिलाफ हुआ, एवर्टन ने किया, एंड वी वेंट टू प्लान बी, वी स्टार्टेड क्रॉसिंग बट देयर वाज नो वन इन द मेरे as far as I watched Arsenal the previous season, मुझे लगता है it's a bit different। मुझे लगता है it's more due to Arteta, which I personally love। अगर मेरी टीम का मैनेजर ऐसा हो, it's very proactive, believing in the stuff that he thinks, अपनी philosophy के साथ बड़ा proactive रहना, इतना दूसरी टीम को इतना ना देखना, इतना ना उसके खिलाफ tactically plan करना। The thing that I like about Arteta is उसने he is very vocal about it, कि they will not change anything, they will just try to do things that they are doing but better। ठीक है, जो वो करते हैं ट्रांजिशंस में, इतने क्विक ट्रांजिशंस करते हैं, जो भी करते हैं। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आर्टेटा कि वो प्लान बी पे इतना स्विफ्टली शिफ्ट नहीं करते। देयर इज ऑलवेज जितना भी प्रोएक्टिव हो जाए, जितना भी आप अपनी फिलॉसफी पे बिलीव रखें, यू ऑलवेज समटाइम्स हैव अ प्लान बी। लेकिन वो मैटर करता है कि आप गेम्स में कितने फेजेस में आप शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम लास्ट सीजन। व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन टेलिंग फैक्टर कि जो अब आर्सेनल में हम अपलिफ्ट देख रहे हैं? इज इट इवान गजीडिस का छोड़ना, एडू गैस्पर का आना 2019 में, गजीडिस ने ऑब्वियसली 2018 में आर्सेनल छोड़ी थी, एंड एडू गैस्पर बाय द वे वाज आर्सेनल्स फर्स्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर, तो हाँ टेक्निकल डायरेक्टर। तो what is that one thing, what is that one telling factor? I think क्या कहते हैं 2018 में क्रोंकीज ने पूरा बाय आउट किया आर्सेनल को, ठीक है। उसके बाद उससे पहले स्टैन था जो कि वाज लुकिंग आफ्टर थिंग्स, तो स्टैन इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था आर्सेनल में और वो इतना आता भी नहीं था। जॉश ने जब से डायरेक्टर बना है, उसकी ही आई थिंक ये स्टेप्स हैं कि उसने एडू को टेक्निकल डायरेक्टर बनाया है
और उस मिकेल आर्टेटा को जब वो लेके आए तो उसने एडू और मिकेल आर्टेटा को टोटली बैक किया है इन द ट्रांसफर मार्केट। और सेकेंडली मेरा ख्याल है जो एक चीज़ थी कि आर्सेनल पोस्ट हाइब्रिड एरा जो है वो क्या कहते हैं, आर्सेनल के पास लोन का वो डेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आर्सेनल की स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुई हुई थी। और वेंगर ने उस टाइम में बहुत क्रिटिसिज्म लिया लेकिन बहुत अच्छा मैनेज किया आर्सेनल को विद अ वेरी एवरेज स्क्वाड इन सर्टेन सीजंस। उसने आर्सेनल को टॉप 4 फिनिश कराया। हैविंग सेड दैट, अब आई थिंक जब ये 2018 के बाद से जॉश आया, अब आर्सेनल के पास ज़्यादा लिबर्टी है, ज़्यादा फंड्स हैं और फाइनेंशियली उन्होंने जो मुश्किल पीरियड था उसको वेरी वेल रन किया है। और क्या कहते हैं, जब आर्टेटा आया उसने भी वेज बिल को आके मज़ीद कम किया है। ही सोल्ड ऑल द बिग नेम्स जो कि जिनकी ईगो शायद थोड़ी बड़ी थी क्लब से, या जो मतलब अपने आप को ऊपर समझ रहे थे। और लाइक लैकाज़ेट, ओजिल जो है, उन तीनों को उसने किया। उसने स्पेस क्रिएट की, जिस इस स्पेस की वजह से ही हम ये स्पेंडिंग पावर हमारे पास आई है। और तो इस तरह से देखा जाए तो लास्ट 3-4 सीजन्स में भी आर्सेनल ने अच्छा फाइनेंशियली रन। नहीं तो who is it down to? Is it Josh or Edu Gaspar या Arteta alone as? मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक पे हम कर नहीं सकते, किसी एक ने किया है, क्योंकि एक सीन ये भी है, उससे पहले ना आर्टेटा से पहले, एडू से पहले हमारा सिस्टम नहीं था कोई। वी यूज्ड टू साइन प्लेयर बेस्ड ऑन स्टार डीएनए। अब मुझे याद है स्टार डीएनए पे हमने मुस्ताफी साइन किया था, ठीक है। हॉरिबल साइनिंग, हाँ हॉरिबल साइनिंग्स थी, बहुत हॉरिबल साइनिंग्स थी बीच में। वेंगर वांटेड टू गेट रिड ऑफ मुस्ताफी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वेंगर की साइनिंग नहीं थी। हमारे साइनिंग्स आती थी पहले थ्रू मैनेजर से ज़्यादा ना ऊपर की, मतलब जो टीम्स बैठ स्टार डीएनए बैठा है वो आपको सजेस्ट करें भाई हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मुस्ताफी साइन कर लो। उन्हें एमरी वांटेड ज़ाहा एंड उस टाइम हमें निकोलस पेपे लेके दे दिया उन्होंने, ठीक है। राहुल सनेली ने ले दिया हमें निकोलस पेपे, जो कि उस टाइम मेरे वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी थे इन यूरोप जब आया, तो सारे फैंस खुश थे। बट एट द सेम टाइम हमारे मैनेजर को ना कभी इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से साइनिंग्स करें। अब आर्टेटा जब आया था ना, और मेनी पीपल वर इन फेवर किया कि जब ओबामेयांग वाला सारा सीन हुआ था और फिर ओजिल वाला मसला, तो ओजिल वाला मसला आई थिंक वाज नॉट डाउन टू आर्टेटा एंड ओजिल रिलेशन, इट वाज मोर डाउन टू पॉलिटिकल थिंग। हां पॉलिटिकल था वो। पर ओबामेयांग का इशू, गुंडूजी का इशू, ये सारे इश्यूज ये थे जहाँ पे मोस्टली क्लब्स फायर द मैनेजर, जस्ट सैक द मैनेजर। बट यहाँ पे ये चीज़ थी कि इस चीज़ पे मैं क्रेडिट दूंगा कि जॉश और एडू वगैरह दे बैक्ड आर्टेटा। They were like, no matter whatever the name is, whether it's Aubameyang, whether it's Ozil, it's Guendouzi, जो मर्जी नाम है, if the manager doesn't want him, if the manager doesn't think कि ये टीम के लिए अच्छा प्लेयर है, then मैनेजर की सुनी जाएगी। मतलब I saw the documentary, अगर आपने किसी ने देखी हो ना Amazon पे, जीत जो आर्सेनल की थी, All in, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट्री में पूरा एपिसोड था Aubameyang के ऊपर, और वो उन्हें दिखाया था उस चीज़ के ऊपर कि एडू एंड जॉश they were end तक trying वैसे कि और आर्टेटा और ओबामेयांग का मसला थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए, बट उन्होंने उस पूरे मामले में बैकिंग आर्टेटा को दी थी। तो मेरा बिग फैक्टर ना एक जाता है जॉश और एडू को, कि उन्होंने एंड तक जॉश को स्पेशली कि उसने बिलीव रखा है आर्टेटा के ऊपर, कि उसने क्या किया, और आर्टेटा ने फिर प्रोड्यूस भी किया है, और जिसकी उसकी वजह से अब क्या कहते हैं आर्सेनल उसको इतना 200 मिलियन का बजट वो रखेंगे। आर्सेनल यार, इफ यू वांट टू प्ले फॉर आर्सेनल कम, इफ यू वांट कि अगर आपको दिल नहीं है ना आपका, आप समझते हो कि मैं क्लब से बड़ा हूँ, उस बैच से बड़ा मैं हूँ, तो देन डोंट कम, डोंट प्ले फॉर अस, वी डोंट केयर कि आप ओबामेयांग हो, वी डोंट केयर आप जो मर्जी हो। इफ द मैनेजर वांट्स यू स्टे, इफ द मैनेजर डजंट वांट यू, वी विल नॉट सैक द मैनेजर। क्योंकि मैंने देखा बहुत इतने, ये पॉगबा वाला केस था, मूरिन्हो गॉट सैक्ड फॉर द पॉगबा केस। There are countless examples हैं कि player power Chelsea is famous Chelsea for player power, is the main example for player power. और हमारे अपने क्लब में इतनी दफा हो चुके हैं। मैं कहा वेंगर गॉट सैक्ड फॉर द सेम, वेंगर वाजंट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, लाइक वेंगर का टाइम आ चुका था, बट एट द सेम टाइम क्लब उसको सैक करना ही चाहता था उसकी लेगेसी की वजह से, हर चीज़ की वजह से। एंड पे छोड़ा उसने खुद ही था बेशक, बट आई थिंक वो क्लब से भी उसकी म्यूचुअल कंसेंट ही था ना कि ठीक है, इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन। और वेंगर के टाइम भी ये बहुत रिपोर्ट्स थी कि न्यू प्लेयर्स जितने साइन किए गए थे, कोलासिनैच, शाका, ये सारे वेंगर के अगेंस्ट थे, ये इन्होंने बैकरूम सारे वेंगर के अगेंस्ट हो गए थे ये लोग। और वही सीन था। पर आर्टेटा के खिलाफ सिंपल सी बात थी यार, इफ यू वांट टू प्ले फॉर हिम देन ही विल कीप यू। एंड in modern football the executives of the club, the owners and the manager himself have to be on the same page. Yes. तब जाके आप
कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन द फील्ड. तो kudos to Edu Gaspar, Josh, and Mikel Arteta. in such a short period of time and with limited finances. Initially with a small squad, young squad. Exactly. कि उन्होंने इस चीज़ में इतना स्विफ्टली ट्रांजिशन किया है. Turn around कर दिया. Since 2018. तो after Edu in 2019 we see Arteta coming in. What was it like as an Arsenal fan the moment Arteta came in, and what is it like now? I think जब Arteta आया है तो क्या कहते हैं, सब ये क्रिटिसिज्म था कि एक यंग इनएक्सपीरियंस मैनेजर आ गया. एंड आते साथ ही हमने देखा कि ठीक है वो जीता, FA कप जीता, लेकिन जैसे भी था उसके बाद इट डिडंट वर्क आउट दैट वेल स्टार्ट में. और आर्सेनल फैंस को ये लग रहा था हम सबको कि ये फिर सेम ओल्ड स्टोरी है और क्या कहते हैं यही होना है कि the owners aren't backing the manager or anything. और एक इनएक्सपीरियंस बंदा ले आए हैं और ये वही फोर्थ कह रहा हूँ, सॉरी फिफ्थ सिक्स या उससे भी नीचे फिनिश करेगी आर्सेनल, जो कि वेंगर से उनाई एमरी से लेकर चलता आ रहा था. इट केम टू अ पॉइंट कि जो लास्ट सीज़न है, सीज़न स्टार्ट हमारी इतनी बुरी फॉर्म थी कि हम शुरू के 10 मैच में कितने भी मैच जीते थे, लाइक हम 2 months बिना जीते गए थे. सिर्फ यूनाइटेड से जीते थे हम एक मैच अवे. तो आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने देखना छोड़ दिया था. मतलब मैंने उसके बाद मैंने कहा कि आई एम नॉट पुटिंग अप विद दिस अगेन. कि पहले वेंगर के वाले टाइम पे वेंगर आउट था, फिर एमरी आउट था, अब ये है. तो जब तक क्रॉन्कीज आउट नहीं होते तो मैं नहीं देख रहा. ठीक है, तो इस तरह था. मैंने उसके बाद खैर स्कोर, आई यूज्ड टू फॉलो द स्कोर लाइंस. आप वो वाली मीम थे शायद, वो ऐसी है. तो खैर मैं स्कोर लाइन फॉलो करता था. फिर मेरे दोस्त थे जो दूसरी टीम के फैंस थे, वो कहते आर्सेनल बहुत अच्छा खेल लिया, देखो आर्सेनल. मैं था कि नहीं, मेरा प्रोटेस्ट है, मैं नहीं देख रहा. तो खैर एट द एंड ऑफ द सीजन जब टॉप 4 के चांसेस बन रहे थे, तो तब मैंने लास्ट लेट्स से 15 गेम्स देखी. तो उसमें यही था कि फिर भी फेल शॉर्ट, लेकिन ठीक था, अच्छा लगा, अच्छी आर्सेनल प्लेड वेल. तो उसके बाद से दोबारा देखना शुरू किया. जब आर्टेटा आउट वाला सारा सीन था तो हाँ जी, मेरे ख्याल से तब आप ट्रूप्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे. हाँ, आर्टेटा आउट था तो मैं उनमें से था जो कि कह रहा था कि ये इनएक्सपीरियंस है और आर्सेनल को किसी, आई थिंक उस टाइम पे उसका सीन था जो यूवेंटस वाला है, एलेग्री का सीन आ रहा था. तो मैं उनमें से था, कह रहा था कि एलेग्री को आना चाहिए. लेकिन मेरा ये सीन था, आई वाज नेवर, मतलब मैंने कभी ये नहीं किया था कि देखना छोड़ दिया. उस टाइम क्योंकि मुझे याद है इतना बुरे पैचेस देखे हुए थे कि मुझे उस टाइम 3 months जीते थे. मैंने कहा था तो जीत ही जाएंगे. मुझे याद है पहला मैच चेल्सी के अगेंस्ट जीते थे हम लोग. वो हम जो एमिल स्मिथ रो वगैरह को स्टार्ट दिया था, हम लोग मैच जीते थे. आर्सेनल ने अक्सर चेल्सी ने अक्सर आर्सेनल को सपोर्ट किया. बिल्कुल ऐसी है. तो ऐसे तो वो हम ना चेल्सी अगेंस्ट मैच जीते, मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ. पर उससे पहले मतलब जब आई रिमेंबर उनाई एमरी से पहले आर्टेटा वाज ऑलमोस्ट डन टू आर्सेनल. फिर उसके एंड टाइम पे बिल्कुल उनाई एमरी केम इन एंड वो न्यूज़ आई कि भाई उसने कोई प्रेजेंटेशंस दिखाई हैं स्टैन वगैरह को सबको, एंड दे वर इम्प्रेस्ड विद इट. तो उन्होंने उनाई को साइन कर लिया. अच्छा, उनाई भी आई वाज वेरी कन्विंस्ड विद हिम फर्स्ट सीजन. बड़ा अच्छा ऑलमोस्ट टॉप 4 फिनिश कर गया, एंड पे वही चोक कर दिया टॉप 4 हमने. अच्छा, उनाई एमरी के टाइम वो एक टाइम था कि जब आई रियली वेंट अगेंस्ट हिम, क्या बस इसको निकाल दो किसी तरह. क्योंकि आई रिमेंबर हर मैच से पहले वो आता था एंड यूज्ड टू से यार कि अगली टीम बेशक 20th प्लेस्ड है ना, गुड इवनिंग. तो उसका एक जोक था. अच्छा, एनीवे बैड टाइम्स मैंने भी देखे हैं. मतलब सारे जो बेसिकली हमारी जनरेशन ने बैड टाइम से ही देखना शुरू किया है. तो इनविंसिबल एरा जो थी वो तो एंड हो चुकी थी, उसके बाद से ही हम सब ने देखना शुरू किया. तो लेकिन जो चीज़ है ना बेसिकली वो ये थी कि वेंगर के साथ भी हमने देखा कि 7th 8th फिनिश कर रहे हो, और वेंगर के साथ मतलब वो बात नहीं बन रही थी. और ये मेरा ये क्रिटिसिज्म उस वक्त भी था कि ओनर्स वर टू ब्लेम रादर देन वेंगर. लेकिन एट द सेम टाइम वेंगर हैड टू गो बिकॉज टॉक्सिक हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उसके अगेंस्ट टर्न कर चुके हुए थे. वो भी था. दूसरा तो जब मॉडर्न फुटबॉल चाहिए थी उस टाइम, वेंगर से आउटडेट कर दिया था. तो जब एमरी आया ना तो उसकी रिप्लेसमेंट फिर एक मीडियोकर मैनेजर, ठीक है यूरोपा लीग जीता है लेकिन था वो मिड टेबल ही. तो फिर फैंस को ये मैसेज आ रहा था कि वो ओनर्स इंटेंट शो नहीं कर रहे. और जिस तरह मतलब वीसी और चेल्सी के ओनर्स किस तरह बैक करते हैं, या यूनाइटेड में और सिटी में पैसा लगा रहे हैं, लिवरपूल में लगा रहे हैं, मैनेजर ना वो उस तरह का लेके आ रहे थे और ना वो ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स उस तरह के ला रहे थे. तो अब आर्टेटा को हमें इस चीज़ पे वो करना पड़ेगा कि बीइंग इनएक्सपीरियंस जब वो आया है
तो उसने इस तरह एक यंग टीम के साथ स्टार प्लेयर्स को निकाल के टर्न अराउंड किया है कि नाउ एवरीवन वांट्स टू वॉच आर्सेनल, ठीक है, और 200 मिलियन स्पेंड किया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द समर ट्रांसफर विंडो। तो इसलिए इसमें आर्टेटा का मेरा ख्याल है जॉश और एडू से ज़्यादा ऊपर क्रेडिट जो है वो आर्टेटा को ही जाएगा। उसने कन्विंस किया है मैनेजर को, उसने मैनेजर ने आपके ना ओनर्स को कन्विंस किया है कि सबको फैंस को कन्विंस किया कि यार कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैंस, हाँ वी आर बैक, कि हमारे वो मेंटेलिटी लेकर आए स्क्वाड में वापस एक। और पीछे सिस्टम भी जो बिल्ड हुआ है ना हमारे समय देख रहे हैं कि हमारा पर मोटरसाइकिल एकेडमी को देख रहे हैं, जैक विल्शर अंडर 18s को देख रहे हैं, एडू गैस्पर जो इनविंसिबल मेंबर था वो अपना हमारा टेक्निकल डायरेक्टर है, आर्टेटा फॉर्मर कैप्टन है। बेसिकली क्लब डीएनए जो है, क्लब डीएनए, फैब्रिक ऑफ द क्लब, हां फैब्रिक ऑफ द क्लब वापस आई, डीएनए वापस आया क्लब में, वो मेंटालिटी वापस आई। आई रिमेंबर कुछ प्लेयर्स जो हमें छोड़ के गए थे, आई डोंट रिमेंबर कौन सा प्लेयर था, कोई चेल्सी गया था उनमें से, ही केम अप एंड सेट किया आर्सेनल की एक चीज जो मुझे होती थी कि हाँ शायद फैब्रिगास, आई डोंट नो, फैब्रिगास तो बारसा से गया था, हाँ पर लेकिन चेल्सी तो गया था ना। एंड ही सेड कि आर्सेनल के ड्रेसिंग रूम में कोई मैच हारते थे ना तो जाके प्लेयर्स वर लाफिंग एंड एवरीथिंग कि वो इट वाज फैब्रिगास दैट्स, हाँ कि उनमें ना वो एक था नहीं कि हम मैच हार के आए और कोई दे वर नॉट कि कोई डिप्रेस नहीं था या कोई, हाँ वो नहीं था कि वो चीज़ नहीं थी, दे वर वेरी कंटेंट विद इट कि यार हार गए कुछ नहीं होता। जिसने कहा था ये चीज़ आर्सेनल में बहुत लैक करती थी, और मैं कहा आर्टेटा वो चीज़ वापस लाया। वही बात कहूँगा ऑल और नथिंग में देखे ना, आर्टेटा आई रिमेंबर फर्स्ट सीजन जो उसका था वो जिस पे डॉक्यूमेंट्री थी, कोई मैच हारते थे ना वो जाके वो प्लेयर्स को मतलब वो प्रॉपर उनसे एक डिक्टेटर की तरह उनको ना कहता था, पता था कि तुमने यहाँ पे गलती की है, ये किया और ये बिहेवियर। उसने रिसेंटली अभी आई थिंक कहा कि जब वो सिटी में था और दे प्लेड अगेंस्ट आर्सेनल तो उसको लगा कि द क्लब हैज लॉस्ट इट्स सोल, ठीक है, तो उसने ये कहा था ही वांटेड टू रिवाइव इट, तो बेसिकली उसने रिवाइव किया। और इस सब में ना मतलब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऊनाई के टाइम ना आई रिमेंबर कि मेरा हो गया था एंड पे वो इस वजह से हो गया था कि वो आई रिमेंबर कि हमें गोल की जरूरत होती थी, वो क्लासिनेज का एज स्ट्राइकर ले आता था तो तब मेरा था यार कि वरना आई एम नॉट दैट गाय कि मैं कहूँ यार कि मैनेजर को आउट कर दो। जब तक आर्सेनल में कोई मैनेजर या प्लेयर खेल रहा है ना, आई एम इन फॉर कि खेलो यार, ठीक है, जब तक वो खेल रहा है आई एम सपोर्टिंग हिम। पर आर्टेटा के टाइम मुझे याद है कि मैंने ना काफ़ी फैंस के अगेंस्ट जाके, मुझे याद है वो 3 महीने जब वो जीते नहीं थे ना हम कोई मैच, तो फैंस वर लाइक नहीं यार इसे आउट करो, इतना इनएक्सपीरियंस ले। और मैं एक टाइम ना एक ही चीज़ कहता था, जब लोग कहते थे एलेग्री लेकर आओ, कॉन्टे लेकर आओ, एंड आई यूज्ड टू से कि हमारे फैंस को ना आदत है वो फ्री फ्लो फुटबॉल देखने की, और एलेग्री कॉन्टे विल नेवर प्ले दैट। इटालियन मैनेजर्स सिमियोनी का भी होता था, सिमियोनी भी वुडंट हैव वर्कड। वो जो फुटबॉल खेलेंगे ना उससे हम लोगों ने सारे फैंस कहते हैं ये क्या खेल रहे हैं। एंड आर्टेटा का मैं क्या कहूँ, ही इज टैक्टिकली वेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग। और ये बात आप ये सोचो कि आप अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 2 कोई टॉप कोचेस बता दो लास्ट 10-15 ईयर्स में, आई थिंक यू वुड से कि पेप गार्डियोला, होजे मोरिनियो। ठीक है, होजे मोरिनियो इज नॉट एज प्रोग्रेसिव बट मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड एंड एवरीथिंग, विनिंग के लिहाज से ऑब्वियसली सीरियल विनर है। दो नाम ही आते हैं। हाँ ये 2 बड़े नाम है, और इन 2 बड़े नाम दे हैव हाई प्रेजेस फॉर मिकेल आर्टेटा। मुझे याद है कि मोरिनियो ने हराया था आर्टेटा को 2-0 और 3-0 समथिंग लाइक दैट, एंड उस मैच के बाद ही सेड दैट, जिसको काफी अब लोग यूज भी करते हैं कोड को, कि मोरिनियो सॉ दैट। उसने उस मैच में हराने के बाद कहा था कि दे हैव अ गुड कोच एंड दे आर बिल्डिंग अ गुड टीम एंड द फैंस हैव टू बी पेशेंट विद इट एंड ओनर हैव टू सपोर्ट इट। एंड और वो उसका फ्रूट हमें आज मिल रहा है कि आर्टेटा एक, और अब हमारी टीम को देखो, हम मतलब वेंगर के टाइम में भी, उनाई के टाइम में भी, इट वाज नॉट लाइक दैट कि हम एक गेम के अंदर इफ वी आर लैकिंग इन समथिंग वी हैव मल्टीपल प्लान्स। साका लेफ्ट विंग खेल रहा है, राइट विंग खेल रहा है, कभी शिफ्ट्स हो रहे हैं, कभी हम बैक 3 पे खेल रहे हैं, कभी हम बैक 4 के साथ बिल्ड कर रहे हैं, और कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल की तरफ आर्टेटा लेके गया है। और हमारा सिटी वाला उसने ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है पेप गार्डियोला का असिस्टेंट था, रोल मॉडल राइट नाउ, ही लर्न फ्रॉम पेप गार्डियोला। मतलब वो पेप गार्डियोला भी कहता है कि आर्टेटा हिमसेल्फ उसने इसलिए हायर किया था क्योंकि उसने कहा था आर्टेटा की गेम रीडिंग बहुत अच्छी थी, एंड वो नजर आती है। और स्टार्टिंग में आर्टेटा आया था, एक्सपीरियंस शो हुआ उसका। बेसिकली जितने प्लेयर्स या मैनेजर्स या एक्सपर्ट्स हैं हु हैव वर्कड विद आर्टेटा या हु नो हिम, दे से कि वो जीनियस है, और वो एक कंट्रोल फ्रीक है, वो मतलब कि इन अ गुड वे के, मतलब वो परफेक्टली हर चीज को करना चाहता है। ही इज ऑब्सेस्ड विद व्हाट ही वांट्स टू डू। और ओडेगार्ड ने अभी रिसेंटली कहा कि आई चैलेंज एनीवन एनी प्लेयर टू जस्ट सिट विद आर्टेटा एंड हैव अ टॉक एंड गो आउट विदाउट वांटिंग टू जॉइन आर्सेनल। एग्जैक्टली, उसने कहा कि दैट
इनके वो से इतना क्लियर कट है आर्टेटा अपनी उस चीज को लेके कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, इतनी कन्विंसिंग एंड इट पावर है शोज उसकी। जो डेक्लन राइस की साइनिंग है, सिटी को छोड़ के कौन जाएगा वही। कहीं और वही तो चीज he's कि game ये for सारी चीजें, और एडू ने कहा रिसेंटली कि देयर वाज अ टाइम, और ये बात है कि आर्टेटा का स्टार्ट का टाइम था ना, जिस टाइम जब हमने पेशेंस शो किया है, वो टाइम था जब मेनी बिग नेम्स वर रिलक्टेंट टू जॉइन आर्सेनल, ठीक है, क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल ना चैंपियंस लीग नहीं थी। हम करे तो बड़े नाम साइन, ओबामेयांग आया उस टाइम में अपना, और लाकाजेट आया, इतने बड़े बड़े नाम आए हैं, पर फिर भी उस तरह टीम बिल्ड नहीं हो रही थी। अब हम क्या, डेविड लुइस साइन किया, आउटगोइंग्स भी थी ना, ओबामेयांग जब आया तो सैंचेज किया, डेविड लुइस साइन किया हमने, पाब्लो मारी साइन किया हमने, इस टाइप के नाम साइन किए हैं हमने। और पर ये कि वंस द प्लान केम टू द फ्रूटेशन, उस टाइम आर्टेटा ने एक दिखाया है, सिस्टम अपना दिखाया है, एडू ने दिखाया है कि किस तरह एक रन, और मैं ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मतलब आई वोंट लाई ऑन दैट कि आई वाज वन ऑफ द पीपल अभी तक भी इस डेक्लन राइस और काया हार्वेस और टिम्बर की साइनिंग से पहले यूज्ड टू से कि यार एडू अच्छा नहीं है, एडू इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। मुझे लगता था कि एडू स्ट्रगल्स टू गेट बिग डील्स ओवर द लाइन, स्मॉल डील जहाँ पे जनवरी इज अ बिग एग्जांपल ऑफ इट, जहाँ पे स्मॉल डील्स को हो, कोई छोटा प्लेयर साइन करना हो जिसके लिए कंपटीशन ना हो, वहाँ पे एडू ठीक था। जहाँ पे कंपटीशन आता था एडू वहाँ पे थोड़ा सफर कर रहा था। बट आई थिंक दैट वाज मोर डाउन टू अस। अब मुझे लगता है जिस तरह ये साइनिंग्स हुई हैं कि अब जैसे हम चैंपियंस लीग में वापस आए हैं, जैसे ही हमारी नजर है कि आर्सेनल आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आर्टेटा इज टेकिंग आर्सेनल इनटू द राइट डायरेक्शन, नाउ प्लेयर्स वांट टू जॉइन। और अब वो एडू ने भी कहा है कि एडू ने अपने लास्ट जब सीजन फिनिश होने वाला था, एडू ने कहा था कि फर्स्ट वी यूज्ड टू गो एंड सर्च फॉर प्लेयर्स, अब एडू सेड कि अब मुझे कॉल्स आती हैं कि यार हमारा प्लेयर आर्सेनल आना चाहता है, ठीक है। तो वो थिंग्स हैव चेंज। अब यार देखो लास्ट ईयर हमारा यंगेस्ट स्क्वाड था, सेकंड यंगेस्ट स्क्वाड था, एंड इस सीजन अभी आई वाज रीडिंग कि अभी 3 वीक्स पहले आई थी ट्रांसफर मार्केट के हिसाब से, द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल क्लब इन द वर्ल्ड था आर्सेनल, 1.1 बिलियन। एंड अभी कल आ रहा था कि इट्स द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल क्लब करंटली। आर्सेनल ने जो प्लेयर साइन किए हैं ना, और जो उनका स्क्वाड है, स्क्वाड वैल्यू के हिसाब से इज द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल क्लब। सेकंड पे सिटी था, फिर रियल मैड्रिड हैं, ये सारे क्लब्स हैं। आई थिंक उसका मेजर शेयर ऑफ इट इज ड्यू टू साका। साका भी वैसे यार ओवरऑल टीम हमारी आपने देखा ना कि सेलिंग बहुत बुरी है आर्सेनल की, बहुत बुरी है आर्सेनल की सेलिंग, एंड इट वाज मोर डाउन टू द टाइप ऑफ प्लेयर्स वी वर साइनिंग जो सेलेबल नहीं थे। चेल्सी एक्सेल इन दैट बिकॉज चेल्सी को देखा है, काया हावर्ट्ज साइन किया था, बेशक ही फ्लॉप्ड एट चेल्सी, फ्लॉप नहीं चल उस टाइम चला, चैंपियंस लीग उसने फाइनल्स डिड स्कोर सम क्लच गोल्स, पर ओवरऑल देखा था तो उसने उस टाइम अपनी वैल्यू तो पूरी नहीं की। बट एट द सेम टाइम वही बात है, काया हावर्ट्ज की क्या एज है अभी, 24-25? यस ही इज आई थिंक 24, इन एक्सेस ऑफ 24 ज्यादा हो सकता है। तो चेल्सी प्लेयर्स ऐसे साइन करती थी जिनको अगर वो 2-3 सीजन नहीं भी चलते ना, दे कैन सेल आइदर फॉर द सेम प्राइस और जस्ट अ लिटिल लॉस। हमारा करंटली ये सीन है, अभी हम लोग करंटली प्लेयर्स ही वो साइन कर रहे हैं जो अगर हमें 3-4 साल बाद बेचने ही पड़े ना, तो अगर रैमजेल हमने 25 का साइन किया ना, मैं ख्याल अभी अगर रैमजेल के लिए कोई बेट आएगी ना, मैं नहीं ख्याल 50-60 मिलियन से कम की होगी, और गिवन द फैक्ट इंग्लिश में है। तो इन चीज़ों पे आके ना बहुत एक प्रॉपर सिस्टम एक आर्टेटा ने भी बिल्ड किया है, एडू ने भी बिल्ड किया है। तो यू कैन से कि kudos to Edu Gaspar and Josh कि they stuck with Arteta. Although there was a mass campaign against Arteta at the Emirates. Or keeping Emirates in mind, do you think that Mikel Arteta is the answer to the prayers for Arsenal since they have moved out of Highbury? 100%. Keeping in mind that this will be his 4th or 5th season, Yes. I think at the start of the season, would you say that आज से 10 साल बाद तक हमें आर्टेटा ही चाहिए? यार बेसिकली आई थिंक अब इतना टाइम आर्टेटा को मिल गया कि ही नीड्स टू डिलीवर ऑन द ट्रॉफी वाला फ्रंट। ट्रॉफीज ही हैज़ टू विन समथिंग, ठीक है। हम जितना मर्जी आर्सेनल फैंस उसको बैक कर लें, जितना मर्जी कर लें, जब तक वो लीग नहीं जिताएगा, जब तक वो नहीं करे चैंपियंस लीग में हम अच्छा नहीं करेंगे या FA कप वगैरह में, FA कप तो एक जिता चुके हैं, एक जीते आर्टेटा के साथ, 2 जीते 2020 वाला जीते हैं, एक बॉमियांग वाला भी जीते हैं, और एक पहला एक चेल्सी अगेन वही तो है, वो एमरी था या वेंगर नहीं इट वाज आर्टेटा। अच्छा आर्टेटा के 2 हो गए। अच्छा बेसिकली नहीं आर्टेटा का एक ही है। अब बिग ट्रॉफीज में तो प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग आती है, तो चैंपियंस वो जीतेंगे, तो जैसे सिटी का सीन था कि जब तक वो चैंपियंस लीग नहीं जीते तो
everyone wrote them off कि ये big club नहीं है. तो to be a big manager, successful manager, सिर्फ आपने अच्छा खेलना ज़रूरी नहीं है या क्या कहते हैं ट्रांसफर मार्केट में अच्छा करना ज़रूरी नहीं है. You have to win trophies. ये एक reality of the game है, of the sport है. I think मतलब कि मुझसे वैसे अगर पूछे मतलब आप पूछे कि is he the answer to the Arsenal prayers जो fans की prayers थी, I think he is वैसे क्योंकि अगर देखो if the owners think he is तो I think 100% he is gonna be successful लेकिन once he does it तो हम क्या बैक नहीं किया in the recent years जिस तरह अटेटा को किया जा रहा है. Last season it was nearly 150 to 200 million, उससे पहले 150 million था and this season अभी तक सिर्फ first one में 200 millions हो गया. तो I think he is the answer to the Arsenal fans prayer. But साथ साथ एक चीज़ I agree to the fact कि हाँ he needs to deliver Premier League trophy or a Champions League trophy. Silverware चाहिए. But at the same time, I think मेरे लिए personally ना, I agree 100% कि trophies matter. At the end वही बात जो बड़े-बड़े managers भी करते हैं, matter वही करते हैं कि first कौन आया था, second, third कौन आया था, इतना matter नहीं करता. कोई याद नहीं रखता. But at the same time, if Arteta is competing with Pep Guardiola, जो कि बहुत Pep Guardiola ने जो team इस time build की है ना City की, I think they are here to dominate for a long time. Klopp भी है. Klopp last season was a one-off. अच्छा Klopp को आप देख लो ना, Klopp की बात करूँ, Klopp के 5 सीजन कितने सीजन हो गए, 4-5 सीजन, उसमें उसने 6 सीजन एक लीग जीती है उसने और एक चैंपियंस लीग. So it's really hard to compete against Guardiola. तो I don't mind, मतलब मेरी तरफ से I do want trophies. मैं तो इस सीजन बहुत एक्साइटेड था यार, I was ready कि हम प्रीमियर लीग जीत जाएं. But at the same time अगर मेरा मेन है हमेशा ये होता है कि I want Arsenal to just compete at the top. Yes. Basically as Arsenal fans देखने में हम तो देखेंगे चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए और आर्टेटा अगर अच्छा खेलेगा सेकंड फिनिश करता है लेट्स से जितने भी सीजन सेकंड आता है थर्ड आता है अच्छा खेलता है we'll enjoy it as Arsenal fans. लेकिन उसको सक्सेसफुल कहने के लिए हमें ये जरूरी है कि he wins silverware. I think fandom is all about competing. Winning या losing वो एक अलग बात है. You just want to see your team up there. I just want Arsenal to win a Champions League ताकि वो जोक खत्म हो जाए यार कि Champions League नहीं है इनके पास. अच्छा फाइनली हम बात करते हैं आर्सेनल की जो स्क्वाड है. इनकमिंग्स पे आते हैं. इंडिविजुअल प्रोफाइल्स. हाउ डू यू थिंक काई हावर्ट्स कैसी साइनिंग? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद काई हावर्ट्स. Yeah, I personally think Kai Havertz ना एक टेक्निकली तौर पे he is a very gifted footballer. Chelsea में he didn't work out. Chelsea में personally I think Chelsea में बहुत rare होता है कि striker workout करे. उस time he was mostly deployed as a striker, as a centre forward. He didn't work out, पर फिर भी उसने काफी clutch goals निकाले. He has shown that moments of brilliance. I remember एक वो pass आया था, touched it first time and goal किया था. वो तब से मैं उसे काय कैम करता हूँ. I think एक better system के अंदर वो ज़्यादा flourish कर सकता है. Strive कर सकता है. खासकर आर्टेटा का जो system है उसमें वो स्ट्राइव करेगा. उसके जो फाइनल थर्ड में उसकी जो गेम है जिसमें उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है जो वो चीज. बट करंटली अगर हमारी साइनिंग्स में देखें काय हैवर्ट्स वाली ऐसी साइनिंग है जो काफी फैंस के लिए 50-50 है. सम फैंस आर लाइक यार अच्छी साइनिंग है, सम फैंस आर लाइक यार क्या चेल्सी का आपने एक वो प्लेयर उठा लिया जो वो चेल्सी में इतना नहीं चला. ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई रिमेंबर बायर लेवरकुसेन में आई वाज वेरी बिग फैन ऑफ हिम और मैं उस टाइम भी चाहता था कि वो आर्सेनल आए एंड देन ही वेंट टू चेल्सी. तो आई एम स्टिल ऑफ द फैक्ट कि एक तो मुझे आर्टेटा की हर साइनिंग पे इस टाइम ना फुल ऑन ट्रस्ट है. आई रिमेंबर स्टार्टिंग में मुझे रैम्सडेल पे ट्रस्ट नहीं होता था कि रैम्सडेल ले रहे हैं यार, क्यों. आई रिमेंबर सीइंग इन बॉर्नमouth एंड आई वाज यूज्ड टू बी लाइक यार वो तो इतना अच्छा कीपर नहीं है. बट वो आया एंड नाउ आई एम लाइक यार इससे अच्छा कीपर नहीं है हमारे पास अभी कोई, और लास्ट काफी टाइम से अच्छा कीपर नहीं आया. तो काय हैवर्ट्स आई थिंक आर्टेटा हैज सीन समथिंग इन हिम एंड अब ये देखना है कि उसको खिलाते कहाँ पे, कि वो लेफ्ट सेंटर मिड के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर स्ट्राइकर खिलाना चाह रहे हैं. अच्छा काय हावर्ट्स की जो सबसे बेहतरीन चीज इज ऑन द बॉल एबिलिटी इज ऑब्वियसली आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज ऑन द बॉल एबिलिटी. द थिंग विद काय हावर्ट्स इज कि हर मैनेजर उसको क्यों खिलाता है. चेल्सी में भी हर मैनेजर जो भी आया है उसने खिलाया है. जर्मनी में भी जो भी मैनेजर होता है वो खिलाता है. आर्टेटा हैज शोन कि ही वांट्स हिम is due to his off the ball effort, his off the ball he's just running all the time. He is pressing all the time, so it is a massive positive from a forward that wants to you know on the ball तो अच्छा है ही है लेकिन off the ball भी he provides so much more than any other. जैसे वाह फिलिक्स था चेल्सी में, he was
he was very dead off the ball. Yes, So with Kai Havertz, you always have that ability कि आप press कर सको from the get. I know. I Arsenal think- Chelsea वाला मैच मुझे याद है, Kai Havertz was running back to get the ball. I think modern जो game है उसकी requirement हो गई अब. If you play for managers like Arteta, Guardiola, or anyone like along these lines, तो they demand कि उनका player जो है चाहे वो एक आगे खेल रहा है या पीछे खेल रहा है, he is an all rounder. ठीक है, even if you're a striker or like attacking mid, you need to press. Similarly, even if you're a keeper, in Arteta's team or Guardiola's team, you have to be a good passer or distributor. तो all-rounder factor उसमें है. तो जिसकी वजह से काई हैवर्ट्स एक आर्टेटा सिस्टम में मैं पहले भी कह रहा था कि एक अच्छा साइनिंग बनेगी. I think Arteta will have to figure out his best position. Yes, true. Because शायद if you are familiar, Tuchel once said कि he is not a number 10, he is not a number 9, he is a 9.5. तो I think Jesus के साथ if he manages to play with Jesus या in a midfield for diamond वो टिप पे खेल ले as a cam या something like that, something along those lines, तो I think he can be a big hit. I think डायमंड में अगर वो टिप पे खेलता है तो पीछे आ जाएगा पार्टे, if he stays पार्टे आएगा, पार्टी राइस एंड ओडेगार्ड, राइस इस तरफ और ओडेगार्ड. तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि साका किधर जाएगा और मार्टिनेली किधर जाएगा, फिर आगे और आगे दूर मेरे ख्याल खेलेंगे. तो यार उस पे भी आते हैं, लेकिन पर्सनली आई थिंक मोस्ट प्रोडक्टिव हावर्ट्स अगर आपने देखना है ना तो इट इज with linking him up with each and every attacker in the game. तो then you can see the best. Could he be a plan B for Arsenal? हाँ, उस पे भी हम आते हैं. अभी हम फर्स्ट टीम की तरफ आएंगे. टिम्बर भी राइस के साथ आए हैं. Let's talk about टिम्बर first. टिम्बर आई हैव सीन टिम्बर और आई रिमेंबर के मुझे याद है कि यूनाइटेड के साथ उसके बॉल लिंक चल रहे थे टिम्बर के लास्ट सीजन. हाँ, लास्ट सीजन और एफए कप फाइनल में आया हुआ था. यूनाइटेड सिटी का फाइनल था, आया हुआ था. आई रिमेंबर के यूनाइटेड फैंस वर लाइक टिम्बर आ रहा है, सेंटर बैक आ रहा है. टेन हाग और यस, उसका लिंक भी था उसका. तो टिम्बर टेक्निकली ही इज अ वेरी गिफ्टेड प्लेयर. उसकी ड्रिबलिंग, ही इज एट सेंटर बैक एंड राइट बैक मोस्टली. लेकिन वो ड्रिबलिंग बहुत कमाल है. उसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है एंड आईएक्स में मोस्टली ही प्लेड एट सेंटर बैक और राइट बैक. तो टिम्बर भी एक बहुत मतलब वर्सेटाइल साइनिंग है. आर्टेटा की मोस्टली साइनिंग्स आर वर्सेटाइल. देखें आप लास्ट टाइम में खासकर डिफेंस में उसने बहुत वर्सेटाइल प्लेयर साइन किए. टोमियासू सेंटर बैक खेल सकता है, राइट बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है. टिम्बर सेम, ही कैन प्ले सेंटर बैक, ही कैन प्ले राइट बैक, ही कैन प्ले सीडीएम इफ रिक्वायर्ड. तो आई थिंक टिम्बर इज अ वेरी वर्सेटाइल एंड गुड साइनिंग. एंड मुझे लगता है कि White was phenomenal last season as a right back, but I think Timber has the potential to replace him. Exactly. मैं कहूँगा कि Arsenal go with the same back four, लेकिन they see as the season progresses कि Timber कैसा perform कर रहा है. And I think जैसे Zinchenko जो है वो invert करता है into the midfield, Timber has the potential to do it. और अगर he clicks, Arsenal में click कर जाता है वो, तो he can play that role on the right side. तो अब हम बात करते हैं Declan Rice, second most expensive midfielder, second most expensive signing after Enzo. क्या फीलिंग है राइस के लिहाज से? मतलब I do not know Arsenal as someone who would break the banks और इस तरह की साइनिंग करे. How does it feel? पहले तो राइस को तो छोड़ते हैं, इतने पैसे खर्च के कैसा फील होता है as an Arsenal fan? And getting someone like Rice. मैं तो पूरा सीजन, मुझे याद है, मैं जब से सीजन खत्म हुआ था ना था चल रहा था कि राइस आएगा. जनवरी से था कि समर टारगेट होगा, राइस हमारा प्रायोरिटी टारगेट है. मैंने तब से वेट कर रहा था कि यार राइस आएगा. वो चल रहा था मीम्स, राइस बेबी, वो सारी मीम्स वगैरह चल रही थी ना. जनवरी में आर्सेनल का जो है कैसेडो के लिए ऑल इन जाना ना जाना की वजह ये थी कि आर्सेनल था कि अगर इसके लिए ज़्यादा मांगते हैं वो, तो इन जनवरी इन समर्स दे विल गो फॉर राइस, जो कि उनका मेन टारगेट होगा. अच्छा नहीं, पर उस टाइम भी मुझे याद है कि ऑनस्टिन वगैरह की जो रिपोर्ट्स आती हुई आती थी कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर आर्सेनल गेट काइसेडो और नॉट, राइस उनकी प्रायोरिटी होगी समर में फिर भी. बट हाँ, हो सकता है कि प्रॉब्ली काइसेडो आ जाता तो राइस ना लेते हम लोग. बट एट द सेम टाइम आई थिंक राइस वाली साइनिंग एंड दैट स्टेटमेंट जो हमने उस टाइम पुट किया ना कि यार वी आर रेडी टू स्प्लैश 105 मिलियन 120 मिलियन ऑन हिम आल्सो. सेकंड बिगेस्ट साइनिंग ऑफ द लीग. क्योंकि आई रिमेंबर मुझे वो होना स्टार्ट हो गया था कि यार ये मड्रिक वाला सीन ना हो जाए कि वही चेल्सी आ रही थी और अब चेल्सी ने आउटसाइड कर दिया. क्योंकि चेल्सी की बिड ऑलमोस्ट सेम थी आर्सेनल जैसी फॉर मड्रिक. ऑलमोस्ट सेम थी. मैच की थी उन्होंने. पेमेंट स्ट्रक्चर बेहतर था थोड़ा और वेजेस बेहतर थी, सब कुछ था. तो मुझे था यार सिटी आ गई है, हु वुड रिफ्यूज सिटी.
पर एट द सेम टाइम मतलब राइस ने एक तो सिटी को वही बात आई थी, और डेविड ऑर्नस्टीन ने भी ये कहा था कि राइस ने क्लियरली कहा था कि आई जस्ट वांट आर्सेनल, और उस प्लेयर का कैलिबर ही उसका मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार बायर्न वर इन फॉर हिम, सिटी वर इन फॉर हिम, यूनाइटेड ने मॉनिटर जरूर आया था कि यूनाइटेड आल्सो लाइक द प्रोस्पेक्ट ऑफ राइस, चेल्सी को भी मेरे ख्याल वैसी एक साइनिंग जरूर चाहिए थी मिड में। चेल्सी के लिए तो खैर वो इसलिए हमेशा लिंक्ड अप रहा है क्योंकि he was, हाँ। academy graduate. Yes. So Declan Rice, his profile alone, how do you think he betters Arsenal? How do you think he fits into Arsenal? How do you think he adds up to this Arsenal team from the last season? मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि राइस जो है ना, इट वाज अ प्रोफाइल दैट वाज मच मिसिंग एट आर्सेनल सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वी डिड नॉट हैव अ फिजिकल डिफेंसिव मॉन्स्टरस प्रेजेंस ना इन द मिड लाइक राइस। जिस तरह आप उसके स्टार्स देख लो इंटरसेप्शंस में और सब चीज़ों में, मतलब वो एक बुली है मिडफील्ड में, एंड आर्सेनल लैक द बुली इन मिडफील्ड, जो ना किसी टीम्स को बुली कर सकते। आई रिमेंबर विएरा के बाद से कोई एज सच मतलब पार्टी से बहुत लोगों को होप से, एंड ही हैज मेनी अ टाइम शोन हिज एक्सीलेंस, पार्टी ने बहुत शो किया है, बट एट द सेम टाइम पार्टी डिफेंसिवली राइस से मेरा नहीं ख्याल बेहतर है। पार्टी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रोल में ज़्यादा बेहतर है, एंड और हम ना वो मिस करते थे कि हमेशा वो टैकल्स और वो बुली प्रेजेंस होती है ना मिड में। क्या रिमेंबर सिटी वाले मैच में भी हम सेकंड बॉल्स नहीं विन कर रही आर्सेनल इन द मिड, ठीक है, सेकंड बॉल्स नहीं विन कर रहे, एंड अगर हम अटैक पे जाते हैं ना तो हमेशा एक पीछे होता है कि यार एक वल्नरेबिलिटी है, एंड राइस इज अ टाइप ऑफ साइनिंग दैट एक आपके डिफेंस और आपके अटैक के बीच में एक राइस है जो बैठा होगा, और आपके ना वो ही इज कवरिंग, he's providing cover to your attackers, he's giving more freedom to your attackers. If Partey stays, so I think Partey and Rice can form a good partnership. Yes, they can form a good partnership. Don't you think technically थोड़ा सा weak है? I think ball carrying में तो अच्छा है, passing में I'm not sure. passing हमेशा उसकी criticize होती है कि Rice की passing नहीं अच्छी, but at the same time I think वो जिस टीम में है उस टीम का play style भी ऐसा है। At the same time अगर देखें तो वो एक ग्रैंड चाका की रिप्लेसमेंट भी है, और आई थिंक चाका हैड हिट द सीलिंग, वो इससे ऊपर आई डोंट थिंक कि वो इससे ऊपर जा सकता था या इससे एक्स्ट्रा हमें दे सकता था, तो मे बी राइस इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब हम फर्स्ट टीम व्हाट इज, उमर भी पहले आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर फर्स्ट टीम? यार मेरे लिए फर्स्ट टीम आई ऑनेस्टली से कि अभी जो न्यू साइनिंग्स आई हैं ना, वैसे जैसे टिम्बर आया है, काया हैवर्ट्स आई हैं, पर अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछो कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ फर्स्ट टीम, तो मेरी फर्स्ट टीम अभी प्रॉब्ली वैसी होगी गिवन 1 or 2 चेंजेस। चलो पीछे तो गोलकीपर तो रैमसडेल ही होगा। लास्ट सीजन से क्या चेंजेस हैं? लास्ट सीजन से चेंजेस आई थिंक एक तो ऑब्वियस वाले शाका की जगह तो राइस होगा, ठीक है, एंड आई बिलीव कि अभी डिपेंडिंग ऑन इफ पार्टी स्टेज आई थिंक वी माइट स्टार्ट विद पार्टी एंड राइस एंड ओडेगार्ड, बट इफ पार्टी गोज एंड वी साइन लाविया और समवन एल्स, तो आई थिंक वी माइट ट्राई हैवर्ट्स एज अ लेफ्ट सेंटर मिड with Rice as CDM or you say center mid, and with Odegaard as the most attacking center mid, and आगे वही Jesus, Martinelli and Saka. I don't think we will change too much उस चीज़ पे, क्योंकि मैं ख्याल ज़्यादा चेंजेस भी एक विनिंग फॉर्मूला है जो आर्सेनल का लास्ट सीजन का था, Saka, Jesus, Martinelli, unless we sign a very big name जो Jesus को रिप्लेस कर सके, क्योंकि आई थिंक एट द टाइम Martinelli और Saka तो नॉट रिप्लेसेबल फॉर मी। तो फजील भाई आपकी फर्स्ट टीम क्या है? यार फर्स्ट टीम गोलकीपर तो रैमसडेल, बैक फोर वैसी जाएगी, जिनचेंको ऑन द लेफ्ट सेंटर बैक गैब्रियल, सलीबा राइट, और फिर राइट बैक वाइट। टिम्बर आई वुड लाइक टू सी के सीजन प्रोग्रेस करता है तो कैसा खेलता है वो, ही कुड पोटेंशियली प्ले द इन्वर्टेड रोल जो कि जिनचेंको लेफ्ट पे खेलता है, तो लेकिन वी हैव टू सी दैट। और खैर शुरू में वाइट रहेगा, आगे पार्टी डीएम, राइस आ जाएगा जिधर चाका था, और ओडेगार्ड इन हिज पोजीशन, फ्रंट थ्री वही जेसूस, मार्टिनेली और साका। हैवर्ट्स का भी आई वुड लाइक टू सी कि किस तरह वो हाउ ही टर्न्स आउट। अच्छा, तो आर्सेनल से हट के हम लोग बैलन डोर डिबेट के बारे में बात करते हैं, सिंस बैलन डोर डिबेट हमेशा फैंस को बहुत इंटरेस्ट करती है। व्हाट इज योर टेक ऑन द बैलन डोर डिबेट फॉर दिस सीजन? यार आई थिंक अगर वर्ल्ड कप सीजन ना होता ना तो मैं नंबर गेम्स पे तो कोई हालैंड को बीट नहीं कर रहा था फिलहाल, तो उस टाइम तो मैं हालैंड के अलावा कोई टॉप पे नहीं होना था फेवरेट फॉर द बैलन डोर, बट आई थिंक करंटली गिवन के वर्ल्ड कप सीजन गुजरा एंड मेसी हैड अ ट्रेमेंडस वर्ल्ड कप, आई थिंक नंबर वाइज, परफॉर्मेंसेज वाइज, मैन ऑफ द मैच इन इंपॉर्टेंट गेम्स, फाइनल में अच्छा खेला, तो आई थिंक गिवन के ही वॉन द वर्ल्ड कप,
with good performances, I think Messi will win the Ballon d'Or. जी वजीर भाई, आपका बैलन डोर डिबेट? सो मेरा अभी आंसर ये है कि मेरा ख्याल है मेसी को जीतना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर हम देखें, और वर्ल्ड कप जिस साल वर्ल्ड कप होता है उस साल हमेशा वर्ल्ड कप मैटर करता है बैलन डोर डिबेट में। हाँ। ठीक है, और वर्ल्ड कप के अगर देखें तो मेसी की फिर उसके पास उसने गोल्डन बॉल जीता है, तो और साथ चांस क्रिएशन में वो ही वाज इक्वल टू एम्बापे। ठीक है, तो मतलब उसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट था वो हर लिहाज से। हाँ। ठीक है, वेराज अगर ठीक है हालैंड के नंबर्स बेहतर हैं लीग वाइज और हर जगह, लेकिन अगर आप देखो चैंपियंस लीग का जो बड़े मैचेस हैं उसमें हालैंड उस तरह नहीं स्टेप अप कर सका। हाँ। ठीक है, वो बिग गेम परफॉर्मेंसेस में उस ऐसे कोई रीजन नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हालैंड को बुरा प्लेयर हो गया उस वजह से, लेकिन दैट माइट बी डिसाइडिंग फैक्टर मेरे लिए, मेरे ऐसे बंदे के लिए। ओके, तो अब हमारे पास एक फन गेम है, प्ले बेन सेल। प्ले बेन सेल आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर हैं कि क्या करना है इसमें। तो मैं आपको 3 नाम दूंगा, एक को प्ले करना है, एक को बेंच करना है, एक को सेल करना है। और सिंस मेरे पास ये नाम प्रिपेयर्ड नहीं होते, मैं इंस्टिंक्टिवली बोल देता हूँ। खैर मैं आर्सेनल प्लेयर्स के साथ ही जाऊँगा सिंस आप लोग आर्सेनल फैंस हैं। 3 डिफरेंट एराज के प्लेयर्स, 3 मुझे लगता है बड़े सिमिलर थे इन व्हाट दे डिड। खैर रोजिचकी, सैंटी कज़ोर्ला और ओडेगार्ड। अच्छा, इफ आई हैड टू चूज वन टू प्ले, इन तीनों में से माय फेवरेट वाज सैंटी कज़ोर्ला। ओके, ठीक है, एंड आई लाइक रजिस्की वाज वन ऑफ माय फैन, मुझे फेवरेट था, बट आई थिंक स्टिल अगर परफॉर्मेंसेस बेस और सारे पोटेंशियल वगैरह मैं देखूँ तो इट्स वेरी हार्ड चॉइस टू मेक, बट आई वुड प्रॉब्ली बेंच ओडेगार्ड एंड सेल रजिस्की। इवन दो आई थिंक मेरा भी बहुत सिमिलर आंसर है। उसकी मेरे हिसाब से जितना मैंने आर्सेनल को देखा है, माय डेज ऑफ वाचिंग आर्सेनल, उसमें सैंटी कज़ोर्ला वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो मैंने देखा है। तो फॉर मी ही इजीली गोज इनटू द फर्स्ट टीम। ठीक है, रोजिचकी ओडेगार्ड में से रोजिचकी और क्या कहते हैं हैज़ प्लेड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर देखा जाए ओडेगार्ड का भी करियर का शुरू है समवॉट। ठीक है, तो हार्ड डिसीजन है, मेरा ख्याल है कि आई सेल रोजिचकी। ओके, एंड यू बेंच ओडेगार्ड? ओडेगार्ड को बेंच कर दूंगा। ओके, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम। तो हमारे पास एक और फन क्वेश्चन है, मैं भी पहले आपसे पूछूंगा। तो आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एक हॉट प्रॉपर्टी है इन वर्ल्ड फुटबॉल, वट एवर की पोजिशन यू प्ले इन, तो आपके जो एजेंट्स हैं दे आर लुकिंग फॉर अ मूव, हर जगह पे आपकी डिमांड है, आप किधर खेलना चाहेंगे, कौन से क्लब के लिए खेलना चाहेंगे? मतलब आर्सेनल के नहीं खेल सकते बिकॉज सिंस। अच्छा, मतलब डिमांड हर जगह एंड मतलब और कोई कंडीशंस वगैरह नहीं है कि हाँ, मतलब यू कैन प्ले एनीवेयर फॉर एनी क्लब इन द वर्ल्ड, कहाँ खेलेंगे? नॉट आर्सेनल, अगर आर्सेनल चूज नहीं कर सकता मैं, तो आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर रियल मैड्रिड। ओके, मतलब आई थिंक दैट्स अ क्लब, रॉयल्टी क्लब, एंड आई लाइक रियल मैड्रिड। मुझे याद है कि आर्सेनल के अलावा मैं किसी के मैचेस देखता था ना, तो वो रियल मैड्रिड के आई यूज्ड टू वॉच मैचेस मोस्टली। वैसे देखना मैंने तब स्टार्ट किए थे जब वहाँ पर रोनाल्डो था। ओके, तो बट एट द सेम टाइम उनकी एक वो मेंटालिटी एंड जिस तरह वो रॉयल एक क्लब है, एंड ओके, जिस तरह चैंपियंस लीग में यूरोपियन पेडिग्री है, या आई हैव सीन देम डू द इम्पॉसिबल थिंग्स ना, तो आई जस्ट रियली लाइक दैट क्लब। ओके, ओके, फतीह भाई। सो अगर आर्सेनल के अलावा कोई अगर क्लब में जाना मैं पसंद करूँगा, तो मुझे उसके अलावा एक क्लब और पसंद है जो कि बायर्न म्यूनिख है, तो आई वुड लाइक टू प्ले फॉर बायर्न म्यूनिख। ओके, अगर मैं हॉट प्रॉपर्टी हूँ। अच्छा, तो हम अब ऑल टाइम योर ऑल टाइम बेस्ट आर्सेनल 11, फजील भाई आपसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि मैं जिनको मैंने देखा है मैं उनको भी इंक्लूड करूँ, और कुछ इनविंसिबल एरा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो उससे पहले का आई वुड ट्राई टू अवॉइड। तो पीछे कीपर डेविड सीमन। ओके, उसके बाद लेफ्ट बैक एशली कोल। ओके, ठीक है, टोनी एडम्स और सलीबा। ठीक है, ठीक है, सलीबा आ गया। ठीक है। राइट पे यार क्या हो सकता है, सानिया हो सकता है और डिक्सन है। ओके, लॉरेन भी होता था, मतलब मुश्किल है मेरे लिए, मैंने सानिया को देखा तो आई वुड पुट सानिया। ठीक है, बाकरी सानिया आ गया। बाकरी सानिया आ गया। और आगे फॉर्मेशन क्या है आपकी? फॉर्मेशन मेरी है 4-4-2 लेकिन डायमंड। ओके, ठीक है। तो उसमें डायमंड में मैं अब खिला रहा हूँ आगे वियरा को। डीएम वियरा है, और
लेफ्ट एक तरफ फैब्रिगास, एक तरफ और कौन आएगा, फैब्रिगास आता है, आगे ओजिल आ गया कैंप, ठीक है, ठीक है, इस तरफ किसको डालूं यार, कोई सजेशन दे दो। पेरेस Sanchez डाल, है, Perez है। नहीं ठीक है, फैब्रिगास इस तरफ आ गया, इस तरफ सांचेज आ गया, बल्कि सेंटी कजोर्ला आ गया, ओडिमार्स डाल लें। नहीं सेंटी कजोर्ला आ Santi गया, Cazorla सेंटी आ गया। कजोर्ला आ गया, ठीक है, सेंटी कजोर्ला और फैब्रिगास, ठीक ओके, है, और टॉप टू बर्कैम ऑनरी फ्रंट, डन। ठीक है। उमेर भाई, व्हाट इज योर ऑल टाइम आर्सेनल? यार ऑल टाइम आर्सेनल 11 अच्छा फॉर्मेशन तो मेरी 4-2-3 बनी है ओके, विद 2 सेंटर मिड्स और सीडीएम ना, तो बैक फोर ऑलमोस्ट सेम ही है, कीपर डेविड सेमन ही होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट बैक एशली कोल, मेरे ख्याल एज मच एज आई हेट हिम एज मच, मतलब एक क्रूशल पार्ट था इनविजिबल हमारे टाइम का, और फिर उसके अलावा वैसे भी ही वाज वन ऑफ द मेरे ख्याल मोस्ट गुड अटैकिंग फुल बैक ना अपने टाइम का। तो एशली कोल फॉर सेंटर बैक, आई करेंटली लव माई सेंटर बैक जो अभी भी हैं, और मुझे रोलैंड कोशेल्नी भी बहुत पसंद है, बट आई थिंक गिवन द एक्सपीरियंस टोनी एडम्स एंड सोल कैम्पबेल, ओके, एंड राइट बैक पे सानिया, and the two center mids has to be Vieira, Fabregas, ओके, and left पे I would probably go with Sanchez, Alexis Sanchez, Alexis okay, Sanchez, okay. right पे Perez, striker all obvious है कि Thierry Henry। अभी कैम वाला रोल जो है ना, उस पे 2 प्लेयर्स हैं जो आई रियली लव, एक बर्कैम्प है, एक ओजिल है, एंड आई थिंक जस्ट आई विल जस्ट गिव द एज टू ओजिल इस चीज़ पे कि एक वो प्लेयर था जो मैं बहुत आइडलाइज करता था इन रियल मैड्रिड भी, और फिर जब आर्सेनल में भी आई वाज वेरी हैप्पी, तो ओजिल बिहाइंड थे। मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि आप काई हावर्ट्स कहने लगे। नहीं अभी आया मे बी नेक्स्ट टाइम। लेकिन यार बर्कैम को बेंच करना बड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल है, आई लव हिम, मुझे उसका You gone with Ozil? ओजिल। Okay. Thank you so much, Fazil bhai and Umair bhai, for joining the Welcome. podcast. It was genuinely a very fun time for me. Thank you so much again.